हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेपी सर के यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 गणित के छठे चैप्टर त्रिभुज का परिचय। तो इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, सभी आप इस वीडियो में समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस चैप्टर पे अच्छी कमांड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये सभी टॉपिक्स हैं इस वीडियो में। तो इन टॉपिक्स को हम करेंगे और इन टॉपिक्स को करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप इसके एनसीईआरटी के वीडियोस चाहते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है ना, जो आपकी प्रश्नावली है उनके हल अगर चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। जो इसकी प्लेलिस्ट हैं, सभी वीडियोस आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। देखो, त्रिभुज आपके पास कक्षा 9 में भी था, आपको याद होगा, क्लास 9th में आपके पास त्रिभुज था। लेकिन कक्षा 9 में आपके पास त्रिभुज में क्या चीज़ थी? उसमें समरूपता नहीं थी, उसमें थी सर्वांग समता। आपको याद आ रहा होगा, कक्षा 9 में क्या था आपके पास? सर्वांग समता। यहाँ पे आपके पास समरूपता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये त्रिभुज के समरूप होने पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि समरूप होता क्या है, समरूप होने का क्या मतलब है। क्योंकि समरूपता केवल त्रिभुजों तक सीमित नहीं है, समरूपता कोई भी दो आकृति हैं उनमें हो सकता है। तो समरूपता क्या है, तो मैं आपको सिंपल ये समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर यह है एक स्टार, ये एक स्टार है, ठीक है। अब ये जो स्टार है, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये बन जाता है, और इसको मैं करता हूँ जूम तो ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप भी जानते हैं कि ये जो इनकी बनावट है बिल्कुल एक जैसी है, केवल इसको जूम कर दिया गया है। ये समझो कि एक छोटी सी फ़ोटो थी, ये इस फोटो को बड़ी कर दिया और फिर और बड़ी कर दिया। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये हैं समरूप। जब किसी एक आकृति को अगर हम जूम कर दें और बड़ी कर दें, तो बड़ी अगर नहीं भी करें, मान लो कि कोई इसी आकार की, अगर मान लो ये, तो ये भी आपस में समरूप हैं। जैसे आपकी कोई फ़ोटो है, मान लो आपने कोई फ़ोटो है, आपके पास कोई फ़ोटो है, ठीक है ना। अब आप ये कहते हो कि यार ये जो फ़ोटो है, ये इस फ़ोटो को मुझे बड़ा करना है, तो आप फिर देते हो उसको बड़ी करने के लिए। तो जो फ़ोटो है, फ़ोटो वाला क्या करता है, उसको बड़ी करता है। आप कहते हो कि इसको अलग अलग साइज़ में कर देना, तो वो एक इतनी साइज़ की हो जाएगी, फिर एक जो फ़ोटो है वो इतनी साइज़ की हो जाएगी। है सेम फ़ोटो, लेकिन बस इनका जो साइज़ है वो बड़ा कर दिया गया है। तो हम ये कहेंगे कि ये समरूप हैं, ये आपस में समरूप हैं, इनका रूप एक जैसा है, ठीक है। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। ये है एक वृत्त। अब अगर मैं इस वृत्त को जूम करूं तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वृत्त और ये वृत्त, ये दोनों आपस में समरूप हैं, क्योंकि इस वृत्त को आप जूम करेंगे तो बिल्कुल ये मिलेगा, ठीक है ना। छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है, इनका जो शेप है, ये आकार इनका एक जैसा है, तो ये भी समरूप हो गए हैं। तो मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिख सकते कि जूम करना है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि अगर एक चीज़ को जूम करके दूसरी चीज़ आ जाती है तो वो आपस में समरूप है। सिंपल हिसाब किताब ये है, ओके। और अगर मान लो कि हमारे पास एक ये चतुर्भुज है और एक ये चतुर्भुज है, और मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये आपस में समरूप हैं, तो आपको लगता है कि इसको जूम करके कभी आपको ये मिल सकता है? क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं आपको मिलेगा। तो ये समरूप नहीं हैं, ठीक है, ये आकृतियाँ समरूप नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक वर्ग लिया, एक वर्ग मैंने ये लिया, और एक मैंने दूसरा वर्ग लिया है, ये भी वर्ग है, ये वर्ग लिया मैंने, ठीक है। ये दोनों, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। क्या ये समरूप है? बिल्कुल ही समरूप है, क्योंकि इसमें अगर हम एक को जूम कर दें तो हमें बिल्कुल दूसरा मिल जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल दूसरा मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ग है ये आपस में समरूप है। तो वैसे ये बात ध्यान रखना कि जितने वर्ग होते हैं, जितने भी आप वर्ग बनाओगे, सभी समरूप होंगे, कि हमेशा
किसी भी वर्ग को आप जूम करोगे दूसरा वर्ग मिल जाएगा। इसके अलावा सभी क्या कहते हैं इसको, वृत्त, सभी वृत्त दुनिया के ये आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि एक वृत्त को आप जूम करोगे तो हमेशा और हमेशा दूसरा वृत्त पक्का ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसको कवर कर देगा। ये यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि एक ये है, एक इस प्रकार का चतुर्भुज, एक इस प्रकार का चतुर्भुज है। तो अगर आप एक को जूम करते हैं आपको कभी भी ये वाला तो नहीं मिलेगा, ये तो मिलने से रहा, नहीं मिलेगा ना। तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं हैं। खैर, तो मैंने क्या कहा, जितने वर्ग हैं सभी वर्ग क्या हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। रेखा भी समरूप होती हैं। अगर मैं रेखा की बात करूं, सभी दुनिया की रेखाएं जो हैं, रेखा या रेखा खंड भी कह सकते हैं हमें, एक रेखा खंड कोई है, तो अगर मैंने एक ये लिया और एक ये लिया तो ये आपस में समरूप हैं। एक को आप जूम करोगे तो आपको दूसरा मिलेगा। तो सभी रेखाखंड दुनिया के ये समरूप होते हैं। ओके, बाकी ये स्टार यहाँ पर तो है ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ त्रिभुज की, तो सभी त्रिभुज नहीं होंगे। एक मान लो एक त्रिभुज ये इस प्रकार से है और एक त्रिभुज ये है, तो क्या ये समरूप होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आप एक को जूम करोगे तो आपको दूसरा नहीं मिलेगा, आप चाहे घुमा लो इसको कैसे भी, आपको नहीं मिलेगा दूसरा वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बना दूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ सभी समबाहु त्रिभुज, तो दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज जो हैं, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं हमेशा। हमेशा ये संभव होना चाहिए, ठीक है ना, हमेशा। तो एक को जूम करोगे तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे आपको, आप इसे जूम करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से है, बात समझ आ गई। तो दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि दुनिया के सभी आयत समरूप होते हैं, क्या आप बोलो, आपका क्या आंसर होगा, यस या नो? तो अगर आपने कहा है नो, वेरी गुड, क्योंकि ये मैंने दो आयत यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। चलो इसको ऐसे बना देते हैं। ये दो आयत हैं, क्या ये समरूप हैं? तो क्या आपको लगता है कि इसको जूम करके दूसरा मिल जाएगा हमें? बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया के सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपसे पूछो कि दुनिया के सभी समकोण त्रिभुज, दुनिया के सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या ये बात सही है? तो देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ये, और अगर ये मैं बनाऊं, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है। आपको लगता है कि अगर आप इसको जूम करेंगे तो ये मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी कर लो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो समकोण त्रिभुज हैं, ये समकोण त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो अब आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि समरूप क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको परिभाषा समझाऊं समरूप आकृतियों की, तो समरूप आकृतियों में देखो, उनका एक समान होता है शेप। आपकी बुक में इसकी हिंदी लिखी है आकार, एक समान आकार होता है। बाकी अगर मैं कहूँ उसकी बात करूँ, मैं किसकी, साइज़ की बात करूँ, साइज़ समान हो भी सकता है और साइज़ असमान भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज़ समान या असमान हो सकता है। साइज़ का हिंदी में आमाप लिखा है आपकी बुक में, लेकिन साइज़ का मतलब है छोटा बड़ा, और शेप का मतलब है कि वो त्रिभुज ऐसा है या ये है, गोल है या वर्ग है, इनको कहते हैं शेप। आकार इसको कहा गया है हिंदी में, एक तरह की जो बनावट होती है, किस तरह की बनावट है। लेकिन साइज़ में छोटा है बड़ा है, इसको आपकी बुक में लिखा है आमाप। ओके, तो मैंने इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है जिससे कि आपको समझ रहे। अगर ये चीज़ें हैं
तो यानी आकृतियाँ क्या हैं? समरूप आकृतियाँ हैं। तो समरूप आकृतियों की परिभाषा अगर मैं कहूँ तो समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिनके आकार समान होती है, जिनकी बनावट समान होती है, जिनका शेप एक जैसा होता है और उनकी जो आमाप है यानी जो उसका साइज़ है वो बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो कि यहाँ पर एक मैंने वर्ग बनाया है और इसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, एक में अगर दूसरा वर्ग बनाऊं जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर हो, तो ये क्या होंगे? तो बिल्कुल ये भी ये क्या कहते हैं इनको, समरूप तो हैं ही ये। तो समरूप में ये नहीं कि उनका साइज़ अलग अलग हो, नहीं, साइज़ एक जैसा हो सकता है। और बाकी अगर मैं यहाँ पे एक ये बनाता हूँ और ये इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी समरूप है। तो ये तीनों आकृतियाँ आपस में समरूप हैं। तो यानी इनके आकार एक जैसे हैं, ये सभी वर्ग हैं, इनके आकार एक जैसे हैं। और यानी एक को आप जूम करोगे ना तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा, इस तरह से है अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, बिल्कुल। और इनका जो ये साइज़ है, इनकी जो आमाप है वो छोटी बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें बस ये चाहिए, अगर ये है तो समरूप है। समझ गए आप? अब देखो यहाँ तक जो आपने पढ़ा है इस पर आधारित जो आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1, वो आप अब ट्राई कर सकते हैं, आप आराम से कर लेंगे। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख चुके हैं, आप प्रश्नावली 6.1 पे जाएं और उस प्रश्नावली को आप उसको ट्राई करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको समझ आ जाएगी आपको कितना आया है। अगर आपको इस प्रश्नावली का हल चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आपको प्रश्नावली 6.1 का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप देखो और ये प्रश्नावली पहले हल करो। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी बीपीटी, और इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो ये नाम बड़ा लंबा सारा है, तो इसको नॉर्मली बीपीटी कह देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर सिंपली थेल्स प्रमेय भी इसको कहते हैं। ये प्रमेय क्या है पहले आप समझिए, फिर हम इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रमेय सिद्ध करने को भी आती है। प्रमेय क्या है? देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी यहाँ पे क्या बात कही गई है कि ये है हमारे पास एक त्रिभुज ABC और किन्हीं दो बिंदुओं पर खींची जाए एक ऐसी भुजा जो कि इस तीसरी भुजा के समांतर हो। देखो, हमने इसके समांतर एक रेखाखंड खींचना है, एक रेखा खींचनी है जो इन दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है। तो देखो, मान लो कि हमने ये खींचा, ये रेखाखंड, ओके, इसने यहाँ पे और यहाँ पे काटा, ये बिंदु है D और ये बिंदु है E, और ध्यान रखना ये समांतर हैं, यानी BC और DE आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखो, यदि DE समांतर है BC के, तो फिर क्या होगा? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये। समझ गए ना? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो ये है थेल्स प्रमेय। समझ गए आप ये? तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि मान लीजिए कि ये 2 है और ये 3 है, ये 7 है, और हमने बताने की ये क्या है। तो फिर इसको अगर हम मान लो x ले लें तो क्या होगा? 2/x बराबर 3/7, और इस तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x बराबर 14 और x आ जाएगा 14/3।
3, इस तरह से मतलब क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये है BPT। ओके, तो अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, और जैसे कि मैंने कहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या है कि जो रेखाखंड DE है ये समांतर है तीसरी भुजा के, ये है ना, DE और BC समांतर हैं, और हमने सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। समझ गए आप। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि B से E को मिलाना है और C से D को मिलाना है, और D से इस पे लंब डालना है और E से इस पे एक लंब डालना है, ठीक है। तो ये लंब है, तो यहाँ पे हम ये बना देंगे इस तरह से, और MN ये हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा डॉट डॉट करके करते हैं इस तरह से, परफेक्ट। ओके, तो इतनी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कि B से E को मिलाना है, C से D को मिलाना है, D से AE पर एक लंब डालना है जो कि अपना ये है, ये हमने लंब डाला इस पर, और E से AD पर लंब डालना है जो कि हमने ये लंब डाला। ओके, अब यहाँ पर देखो एक एक करके हम कुछ त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ADE, ADE पे फोकस करो। इसका क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे AR लगा देते हैं। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा आधार, आधार है यहाँ पे क्या है, आधार यहाँ पर है ये AD गुणा लंब, यानी ये क्या है, ये NE, समझे ना। तो ये होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का, किसका क्षेत्रफल? इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमको मिल चुका है, हाफ गुणा ये AD गुणा लंब, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो वही। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा लिख देंगे कि जो हमने किया ना यहाँ पे रचना की है कि D से C को मिलाया और BE को हम मिलाएंगे, तो D से AE पर लंब तथा E से हमने डाला AD पर लंब, ये हो गया है। और फिर जो ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला? हाफ गुणा आधार AD लिया हमने और इस पर लंब लिया NE को। अभी तक सब ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज BDE का, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है हाफ गुणा आधार। देखो, अगर हम आधार लेते हैं BD, अगर हम आधार लेते हैं ये, ध्यान रखना किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, BDE की बात कर रहा हूँ मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं लेता हूँ आधार ये BD को मैं आधार लेता हूँ, तो मैं लंब क्या लूँगा? लंब होता है सामने वाले शीर्ष से, जैसे सामने ये शीर्ष है ना, इससे लंब पड़ता है, पर इससे इसमें तो डाल नहीं सकते। इससे लंब क्या जा रहा है? इससे लंब ये जा रहा है, इस पे है ना, ये जा रहा है। तो फिर हम लंब क्या लेंगे? आधार तो लेंगे हम ये BD और लंब लेंगे हम NE, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ गुणा BD गुणा NE। अब हमने यहाँ पर इनका अनुपात निकालना है, ADE बटे क्षेत्रफल BDE क्या होगा? ऊपर हम लिखेंगे ये हाफ इंटू AD गुणा NE बटे हाफ इंटू BD। एक काम करो, BD को DB लिख दो, ठीक है ना, DB गुणा NE। अब NE से NE कटा, हाफ से हाफ कटा, क्या बचा? AD बटे DB, समझे। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। बाद में हम इस पे वापस आएंगे। ऑलराइट, वापस आते हैं त्रिभुज ADE पे। अब हम यहाँ पे दोबारा लेंगे त्रिभुज ADE को, इसको दोबारा लेंगे हम ADE
इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो लेकिन इस बार हम आधार लेंगे ये वाला। देखो कौन से त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, त्रिभुज है, इसमें हम आधार लेंगे ये जो ये है ए ई आधार लेंगे, और लंब क्या होगा, लंब फिर ये होगा। ठीक है, इस त्रिभुज का जैसे मैंने बताया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुणा आधार और लंब ये है, तो हाफ गुणा ए ई गुणा एम डी। समझ गए आप। और अब लेंगे हम त्रिभुज डी ई सी। अब ये त्रिभुज लेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें आधार क्या लेंगे, आधार लेंगे इसमें ये वाली भुजा जो है ई सी, और लंब क्या लें, तो लंब क्या होता है, यानी ऊंचाई क्या होती है, सामने वाले शीर्ष से भुजा पर लंब। अब यहाँ से इस पे तो लंब पढ़ नहीं सकता क्योंकि 90 अंश तो ऐसे बनेगा नहीं, लंब है ये, ओके, ये है लंब। तो यानी आधार होगा ये ई सी और लंब है ये एम डी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुणा ये आधार गुणा ये लंब। ओके, अब हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे, यानी इनको भाग दे देंगे हम। तो ऊपर है हाफ गुणा ए ई गुणा एम डी, और नीचे हाफ गुणा, ठीक है ना, इन दोनों को हमने भाग दे दिया, एम डी से एम डी कटा, हाफ से हाफ कटा, क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें मिलेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, और ये आया है ए ई बटे ई सी। यहाँ तक सब ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो दो त्रिभुज हैं कौन कौन से, एक तो ये त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में जब इस तरह से दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं में अगर आधार फिक्स कर लें हम, मान लो कि ये हमने आधार फिक्स कर दिया, इसके बाद हम ये कितने भी त्रिभुज बनाएं, ये या फिर ये या फिर ये, इन सभी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इस वजह से इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आधार एक जैसा है, ये आधार एक जैसा है दोनों के लिए, तो इन, और ये सब दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल है ये बराबर है त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के। समझ गए ना अब आप। और हम यहाँ पर जो ये लिखा है ना, ये, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि इसीलिए, अब इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल ये बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। मैंने बस क्या किया, मैंने इसकी जगह पे लिख दिया है ये, क्योंकि ये बराबर हैं, सीधी बात ये है। ओके, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप सोचो समीकरण 1 में क्या था लिखा हुआ, त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज बी डी ई, और यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज बी डी ई। तो आप देखो, आप यहाँ पर देखो, इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं। आपको दिख रहा है, इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं। तो अगर बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो यानी ये और ये बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में हमारे पास क्या था, ए डी बटे डी बी, और यहाँ पर क्या है, ए ई बटे ई सी। ठीक है, और ये सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।
ये जो प्रमेय हमने सिद्ध की है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल है ये, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर बस 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमको चाहिए होते हैं। एक ये त्रिभुज, दूसरा ये वाला त्रिभुज और तीसरा ये वाला त्रिभुज। बस ये 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें चाहिए। और सबसे पहले हमने क्या किया, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे 2 का क्षेत्रफल, फिर हमने लिया 1 का क्षेत्रफल बटे 3 का क्षेत्रफल। अब क्योंकि 2 और 3 के क्षेत्रफल बराबर हैं तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको भी 2 के बराबर लिख दिया था। मतलब ये था ना, तो ये बराबर था ये। अब ये हमारा आया था AD बटे DB और ये हमारा क्या आया AE बटे EC। अब क्योंकि त्रिभुज 1 और 2 का क्षेत्रफल का अनुपात है ये, तो बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएगा और इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। इस तरह से हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अभी तक जो हमने किया है उस पर आप प्रश्नावली 6.2 तक आराम से कर सकते हैं। जो यहाँ पर है थ्योरम, कौन सी प्रमेय है ये है थेल्स की प्रमेय। इसके बाद एक और प्रमेय है जो कि इसका विलोम है, थेल्स की प्रमेय का विलोम है। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि उसका विलोम क्या है। एक आध क्वेश्चन में अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूज़ कर लेना। देखो यहाँ पर ये दिया है और ये सिद्ध करना है ना, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होता है। जो दूसरी प्रमेय है इसका विलोम, उसमें उल्टा है, उसमें है कि अगर ऐसा दिया है तो फिर ये होता है। यानी अगर भुजाएं अनुपात में हैं, मतलब ये जो है ना AD बटे DB, यानी जो यहाँ पे लिखा है बराबर है AE बटे EC के, तो फिर ये समांतर होंगी। तो उल्टा है बेसिकली, ये दिया है और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये है इसका विलोम, इस प्रमेय का विलोम। और अब हम आगे बढ़ते हैं और ये है समरूपता की कसौटियाँ। समरूपता की कसौटियाँ का मतलब ये है कि क्या कंडीशन होती हैं जब हम कहते हैं कि जो त्रिभुज हैं ये आपस में समरूप हैं। समरूपता की कसौटियाँ स्पेशली यहाँ पर जो बात की गई है ये त्रिभुज के लिए की गई है। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या किस वजह से, मतलब क्या उनमें कंडीशन होती है इस तरह से। तो एक ये है, एक ये है। अब ये समरूप हैं, इसको नाम देते हैं ABC PQR। तो ये त्रिभुज समरूप कैसे कह सकते हैं हम, तो उसमें अगर हमारे पास कंडीशन हो, सबसे पहली बात तो है AA, ये पहली कसौटी है, यानी नियम कह सकते हैं आप, समरूपता का नियम कह सकते हैं कि अगर 2 कोण हुए बराबर, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, अगर ये कोण बराबर हुए तो हम ये कहेंगे कि ये समरूप हैं। क्योंकि 2 कोण अगर बराबर हुए तो तीसरा बाय द वे अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर 2 कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो आप ये मत कहना कि नहीं सर 3 कोण बराबर होने चाहिए। 3 कोण बराबर हैं फिर तो समरूप होता ही है, 2 कोण बराबर तो भी हो जाता है, क्योंकि अगर 2 कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कोण A बराबर है कोण P के और कोण B बराबर है कोण Q के। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, और किससे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे SS नियम से। ये तरीका है करने का। ध्यान रखना, कोण A बराबर है कोण P के, तो इसलिए मैंने A के साथ में P लिखा हुआ है। कोण Q B बराबर कोण Q है, तो मैंने B के साथ में B के हिसाब से Q लिखा हुआ है और फिर C के संगत R अपने आप हो गया। दूसरा है साइड साइड साइड। तो यहाँ पे अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये बराबर ये भुजा बटे ये भुजा अगर ये हो तो हम कहेंगे कि ये समरूप हैं। यानी AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर AC बटे PR। अगर ऐसा है तो फिर ये त्रिभुज हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज
पी क्यू आर के। अच्छा बाय द वे ये ध्यान रखना कि मैं पहले ऐसे बनाता था फिर, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं, ऐसे बनता है ये। तो आप अगर इसको ऐसे बना रहे हो, क्योंकि मेरा एकदम हाथ ऐसे में फ्लो जाता है, बट मुझे किसी ने कहा, एक स्टूडेंट ने ही कहा था कि ये ऐसा होता है, ठीक है ना। ये तो ये ध्यान रखना, आप पहले ऊपर जाता है फिर नीचे, ऐसे नहीं। तो कभी कभार स्टूडेंट भी हमें चीज़ें बता देते हैं, विच इज़ गुड। ओके, तो ये क्लियर हो गया है। तीसरा नियम है साइड एंगल साइड का। तो एस 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 यानी साइड एंगल साइड, इसमें क्या है कि अगर ये भुजा बटे ये भुजा यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर है ये भुजा बटे ये भुजा के, यानी बी सी बटे क्यू आर, और साथ में उनके बीच का जो कोण है, उनके बीच का कोण ध्यान रखना, इधर उधर वाला नहीं, दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है ये अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इस तरह से। तो ये है इस पे। अब एक और बात ध्यान रखना कि ये जानना ज़रूरी है कि संगत क्या है। संगत जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक ये है, एक ये है, इसको नाम देते हैं ए बी सी, ये है पी क्यू आर। अगर मान लो यहाँ पर ये और ये बराबर है, ठीक है, साथ में पहली बात तो ये कि अगर कोण ही आपको पता है कि ये कोण बराबर है इस कोण के और ये कोण बराबर है इस कोण के, तो फिर हम क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है। तो ध्यान रखना, जब हम ऐसा लिखते हैं ना तो ध्यान रखना कि जो कोण ए है उसके बराबर जो कोण है वो हमने लिखना है पहले। कोण ए के बराबर कौन सा कोण है, कोण ए के बराबर आर है तो पहले आर आएगा। फिर कोण बी के बराबर कौन सा कोण है, कोण बी के बराबर है कोण क्यू, तो फिर क्यू आएगा। एंड कोण सी के बराबर क्या है, कोण सी के बराबर है कोण पी, तो फिर पी आएगा। तो ये क्रम याद रखना। आप ऐसे ही उठा के ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के ये मत कर देना, गलत हो जाएगा ये, तो हमको ही ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर आपको ये पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और साथ में अनुपात आपको पता है कि ए बी बटे ये बराबर है ये बटे ये आपको पता है ना। और अब फिर अब क्या करें, तो यहाँ पर देखो किस तरह से हम इसको लिखें। तो यहाँ पर आपको संगत भाग पहचानने, पहली बात तो ये कि ये सर्वांग सम है क्योंकि ए बी बटे यहाँ पे क्यू आर ये बराबर है ए सी बटे पी आर के या आर पी के, ये दिया है क्वेश्चन में। तो अगर ये दिया है साथ में कोण ए बराबर कोण आर ये दिया है, तो आप कहोगे कि साइड एंगल साइड नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके। अब यहाँ पे समझदारी दिखानी है। देखो पहले अब ये तो हमें पता है कि कोण ए बराबर कोण आर है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आर लिख सकते हैं पहले। लेकिन कोण बी किसके बराबर है, कोण भी किसके बराबर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अनुपात में कौन सी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखो इस भुजा का अनुपात है इस वाली के साथ में, तो यानी इस भुजा के सामने का कोण और इसके सामने का कोण होंगे बराबर। तो B के लिए क्या आएगा, Q आएगा, B बराबर है Q के। फिर यह आप जानते हैं कि ये जो भुजा है ये और ये हैं समानुपात में, है ना, ये लिखा है यहाँ पे ए बी बटे क्यू आर। तो ए बी के सामने वाला कोण और क्यू आर के सामने वाला कोण ये संगत होंगे, ठीक है ना। बराबर भुजाओं के जो अनुपात में भुजाएं हैं उनके सामने के कोण संगत होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए अब देखो, वैसे तो खैर हम आराम से यहाँ पे लिख सकते थे आर क्यू और पी, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने ये लिया। तो सी बराबर पी है, ठीक है, और ये आ गया है आंसर। इस तरह से हम लिखेंगे।
तो इनका क्रम आप सही से लिखना, ऐसे PQR ऐसा मत कर देना, सोच समझ के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से। बाकी जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो और डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर करें, और उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी। इसकी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज हैं, 6.1, 6.2, 6.3, तीनों उसमें मिल जाएंगे।